जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मुझे ज़रूरी मीटिंग के लिए जाना है। मुझे लगता है कि जैसे मैंने तुम्हें यहाँ रखकर सबसे बड़ी गलती कर दी। ये कहते हुए वो गुस्से से उसे घूर कर बोला था, मगर पहली बार उसने इतने करीब से उसके चेहरे की ओर देखा था और चेहरे की तरफ देखकर ही वो जैसे अपने दिल को उसके नक्शों में खो बैठा। सफ़ेद दूधिया रंगत और उस पर चमकती हुई पसीने की बूंदें। धीरे धीरे जब सिद्धार्थ सिंघानिया की नज़रें नीचे की ओर बढ़ीं तो उसके दिल की धड़कनें भी तेज हो गईं, क्योंकि जैसे जैसे वो गर्दन से नीचे की ओर देख रहा था तो सामने की खुली हुई शर्ट के बटन देखकर सिद्धार्थ सिंघानिया का दिल मचल उठा था। वो वैसे भी हुस्न परस्त और खूबसूरती का दीवाना था। उस वक्त तो खड़ी मामूली सी लड़की उसके आलीशान रेस्टोरेंट में एक वेट्रेस से ज़्यादा कोई हैसियत नहीं रखती थी। ब्लैक शर्ट और वाइट ट्राउज़र में वो सिद्धार्थ सिंघानिया को अपनी ओर बुरी तरह अट्रैक्ट कर चुकी थी। अपने बेमिसाल हुस्न से सिद्धार्थ सिंघानिया का दिल जोरों से धड़का चुकी थी। वो मुश्किल से खुद को संभालता अपने होठों का निचला कोना दांतों से दबा गया था। ऊपर से श्रद्धा उसके इतने करीब थी कि सिद्धार्थ को खुद के लिए संभालना मुश्किल हो रहा था। तभी श्रद्धा ने कांपते हुए कहा, सर सॉरी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे जॉब से मत निकालिएगा। पता नहीं कैसे मुझसे ये ड्रिंक छूटकर आपके कपड़ों पर गिर गई। मैं इसे साफ़ कर दूंगी, बस आप मुझे जॉब से मत निकालना। ये जॉब मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। वो उसके सीने पर गिरे हुए ड्रिंक को एक कपड़े से साफ़ करने की कोशिश कर रही थी, जो कि साफ़ होने की बजाय और ज़्यादा फैलता जा रहा था। मगर वो हैरान थी कि सिद्धार्थ सिंघानिया शुरू में उसे इतने बुरे तरीके से डांट रहा था, अब उसकी तरफ से एकदम से खामोशी थी। श्रद्धा को अपने ऊपर अब उसकी नज़रों की तपिश शिद्दत से महसूस होने लगी थी। जैसे ही उसने नज़रें उठाकर सिद्धार्थ सिंघानिया की ओर देखा तो उसके पूरे वजूद में झुरझुरी सी दौड़ गई। वो महसूस कर चुकी थी कि उसकी नज़रें इस वक्त कहाँ कहाँ घूम रही थीं। एक झटके से वो रेस्टोरेंट के मालिक सिद्धार्थ सिंघानिया से दूर हुई थी, मगर वो उसका हाथ पकड़ चुका था। उसकी नज़रें अभी भी उसके पूरे वजूद पर किसी आरी की तरह चल रही थीं। एक हाथ में सिगरेट था जिसके धुएं के छल्ले वो हवा में उड़ा रहा था, और दूसरी ओर वो एक हाथ से उसे थाम चुका था। श्रद्धा के तो पूरे वजूद में सनसनी की लहर दौड़ गई। वो फौरन खुद को छुड़ाकर अपना एक हाथ अपने सीने पर रख चुकी थी। वो घबराकर कहने लगी, ये आप क्या कर रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? और श्रद्धा का ये अंदाज देखकर वो गुस्से से उठकर खड़ा हो चुका था। आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ था जो सिद्धार्थ सिंघानिया से इस अंदाज में बात कर सके। फिर इस 2 टके की बेट्रेस की क्या औकात थी। लेकिन फिलहाल सिद्धार्थ सिंघानिया को अपना मतलब पूरा करना था। किसी न किसी तरह इस लड़की की नाजुकी को महसूस करना था। उसे अपने बिस्तर की शोभा बनाना था, और इसीलिए वो उसे कुछ भी सख्त बोलने से बचा था। खुद को शांत करता हुआ वो कहने लगा, देखो लड़की, अगर तुम मेरी एक बात मान लो तो तुम्हें यहाँ बेट्रेस बनकर काम नहीं करना पड़ेगा। मुझे खुश कर दो, तुम्हारी ज़िंदगी आराम से गुजरेगी। इतनी खूबसूरत हो तुम, इस खूबसूरती का फ़ायदा उठाओ। मुझ जैसा अमीर ज़्यादा तुम्हारे हुस्न से अपनी आंखें ठंडी किए बिना नहीं रह सका, तो यहाँ आने वाले लोग न जाने तुम्हें किन किन नज़रों से देखते होंगे। अगर तुम चाहो तो तुम्हें एक ऑफ़र दे सकता हूँ। श्रद्धा जो पहले ही घबराई हुई थी और कितनी ही परेशानियों में घिरी हुई थी, कितनी मुश्किल से खुद को छुपाए खड़ी थी। ये वेट्रेस का ड्रेस, उसका ड्रेस पहनना उसकी मजबूरी थी। ऊपर से ये ड्रेस उसे टाइट भी बहुत बनती थी, जिससे उसकी नाजुकी एकदम उभर कर सामने आती थी। और अब जब सिद्धार्थ सिंघानिया की नज़रें अपने ऊपर महसूस की और उसकी ऑफ़र सुनी तो फ़ौरन उस शख्स को देखने लगी जो कुछ देर पहले तो शैतानी भेड़िया बना हुआ था, लेकिन एकदम से उसके चेहरे पर एक अजीब सी नरमी आ चुकी थी। श्रद्धा उसे हैरत से आंखें फाड़कर देखने लगी, लेकिन अगले ही पल खुद को संभालती हुई बोली, मतलब क्या है आपके कहने का? वो जानबूझकर अनजान बनी थी या फिर बनने की कोशिश कर रही थी? अगले ही पल सिद्धार्थ ने अपनी जेबों से नोटों की गड्डियाँ निकालना शुरू कर दी और उन्हें टेबल पर रख दिया। ये लगभग 1 लाख रुपये थे जो वो सामने मेज पर रख चुका था, और कहने लगा, देखो, अगर तुम मेरी बात मान लेती हो और मुझे मेरे प्राइवेट रूम में रोज़ाना 3 से 5 बजे तक खुश करती हो तो मैं तुम्हें रोज़ाना इतने ही पैसे दूंगा। तुम्हारी शर्ट के खुले हुए जो 2 बटन हैं ना, अगर वो और नीचे तक खुल जाएं और वहाँ तक मेरी पहुँच हो जाए तो मैं तुम्हें नोटों से भर दूंगा। वो कुर्सी पर बैठा टांग पर टांग जमाए इतनी आराम से ये बात कर रहा था जैसे कोई बिजनेस डील हो, जबकि सिद्धार्थ सिंघानिया के ये शब्द सुनकर श्रद्धा का पूरा वजूद कांप उठा था। ये शब्द उसे किसी गाली की तरह लगे थे। आंखों में आंसू आ गए थे।
वो गरीब थी और आज तक न जाने कितने मनचले लड़के उसके करीब आने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन उसने सबको ही धुतकार दिया था। और उसके चेहरे के सख्त हाव भाव को देखते हुए किसी की भी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो जबरदस्ती श्रद्धा के करीब होने की कोशिश कर सके। मगर आज सिद्धार्थ सिंघानिया ने सारी हदें पार कर दी थी। आंसू टूटकर गालों पर बहने लगे थे। दिल में कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ था। ये मजबूरी भी इंसान को क्या क्या करवाने पर मजबूर कर देती है। वो अंदर से बुरी तरह टूट रही थी। मगर अगले ही पल उसने अपनी आंखों के आंसू जोर से रगड़कर साफ कर दिए और एक जोरदार थप्पड़ सिद्धार्थ सिंघानिया के मुंह पर दे मारा। उस थप्पड़ की गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। लोग पलट पलट कर देखने लगे। पीछे आने वाली वेट्रेस के हाथ से खाने की ट्रे छूटकर नीचे गिरी थी। जिसके सामने कोई नज़र उठाकर बात नहीं करता था, उस पर एक मामूली सी वेट्रेस ने हाथ उठा दिया था। अभी वो कुछ और कहती उससे पहले ही सिद्धार्थ सिंघानिया उठकर करीब आया था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम सिद्धार्थ सिंघानिया पर हाथ उठाओ? मैं तुम्हें बहुत ही प्यार और इज्जत से अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं, तुम जैसी लड़कियों को प्यार की भाषा समझ नहीं आती है। लेकिन जो भाषा समझ आती है, अब उसी में मैं तुम्हें अपनी बात समझाऊंगा। ये कहते कहते सिद्धार्थ सिंघानिया उसे हाथ से पकड़कर उसी होटल में बने अपने प्राइवेट रूम में लेकर गया था और जोर से बेड पर धक्का दिया। सिद्धार्थ सिंघानिया का एक बार जिस चीज़ पर दिल आ जाए वो उसकी होकर रहती है, फिर चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। कहते कहते सिद्धार्थ सिंघानिया ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया, लेकिन श्रद्धा की जान लबों पर आई थी। आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, दूर रहे मुझसे। लेकिन सिद्धार्थ सिंघानिया सब लोगों के सामने इतनी बेइज्जती सह चुका था और अब उसका दिमाग गुस्से के मारे तूफान से भरा हुआ था। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अगले ही पल उसने हाथ बढ़ाकर उसकी शर्ट पर रखा और जोर से उसे खींच दिया। देखते ही देखते उसकी शर्ट के सारे बटन टूट गए थे और सामने का नज़ारा सिद्धार्थ सिंघानिया के होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। उसने जैसे ही अपना हाथ श्रद्धा की मुलायम धड़कनों पर रखा, श्रद्धा बुरी तरह मचल। अरे ये क्या मुंह उठाए अंदर चली आ रही हो? कुछ बताओ तो सही, नौकरी मिली या नहीं? जिस तरह तुम्हारे चेहरे पर 12 बजे हैं, मुझे तो यही लग रहा है कि आज भी बस खाली हाथ ही घर लौटी हो। करिश्मा की बात सुनकर उसने गहरी सांस निकाली थी और जाकर कुर्सी पर बैठ गई। सामने ही उसका 12 साल का भतीजा करण मोबाइल पर गेम खेल रहा था। प्यास से उसका गला सूख रहा था। पर्स में जितने पैसे थे उसे वो कुछ खरीद कर भी नहीं खा सकती थी, क्योंकि अगर कुछ खरीद कर खा लेती तो आने जाने का किराया कहाँ से भरती। वो अपने भतीजे से कहने लगी, करण पानी ला दो, बहुत प्यास लगी है। जबकि वो मुंह बनाकर कहने लगा, आपकी अपनी टांगें क्या टूटी हैं? जाओ जाकर खुद पी लो। भतीजे के मुंह से ये सुनकर उसे जबरदस्त गुस्सा आ चुका था। कहाँ वो इन लोगों के लिए सारा सारा दिन धूप में मारी मारी फिर रही थी और कहाँ वो उससे इस तरह बात कर रहा था। वो गुस्से से उठी और कहने लगी, तुम्हें तमीज़ नहीं है करण, बड़ों से बात करने की? मैं तुम्हें कह रही हूँ पानी ला कर दो। क्या तुम्हें मेरी हालत नज़र नहीं आ रही? मैं सुबह से भूखी प्यासी हूँ। उसने अभी ये कहा ही था कि और उसकी ओर बढ़ी ताकि उसे बाजू से पकड़कर अपनी ओर ध्यान दिला सके, मगर इससे पहले ही उसकी भाभी अंदर आ चुकी थी और फौरन उसे धक्का देकर कहने लगी, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? बावली हो गई हो क्या? क्यों मेरे बच्चे को काट खाने को तैयार हो? खबरदार जो दोबारा मेरे बच्चे को हाथ लगाया तो। करण तो वैसे ही अपनी माँ का चमचा था, फौरन फूट फूट कर रोने लगा। मम्मा देखो ना, बुआ ने तो आते ही मुझे मारना शुरू कर दिया। आप इनकी शादी क्यों नहीं करवा देती? इतनी गंदी बुआ हैं ये, इनको इस घर से निकालो। वो रोता हुआ जोर से पैर पटकता कमरे से बाहर जा चुका था और श्रद्धा जो मुंह खोले बस देखती रह गई थी। सिर्फ 12 साल का था वो और उसकी बातें इतनी शातिराना थीं, बिल्कुल अपनी माँ जैसी। उसकी भाभी उसे डांटने लगी तो वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाकर कहने लगी, भाभी मैं तो सिर्फ उससे इतना कह रही थी कि पानी लाकर दे दो, मेरा गला सूख रहा है। मगर वो फौरन कहने लगी, हाँ तुम्हारा गला सूख रहा है तो अपने पाँव हैं, जाकर पी लो। अब इतनी दूर से चलकर आ गई हो तो किचन तक जाते क्या तुम्हें मौत आती है? ये मत भूलो, ये घर तुम्हारे बाप का नहीं, मेरे पति का भी है। उसकी भी इसमें मेहनत का पैसा लगा हुआ है। खुद तो मर गए, तुम्हें मेरे सीने पर मूंग दलने के लिए छोड़ गए। एक तो तुम्हें नौकरी भी नहीं मिल रही, बल्कि मुझे तो लगता है नौकरी तुम कर रही हो, बस हमें नहीं बता रही। रोज़ घर से बाहर चली जाती हो, 8-8 घंटे बाहर रहती हो और फिर आकर कह देती हो कि तुम्हें नौकरी नहीं मिली। भाभी की बातें सुनते सुनते ही वो किचन तक आई थी
उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, वरना अपना ही मूड ख़राब करती। ये तो उनका रोज़ का रूटीन था। पानी पिया और किचन में खाने के लिए देखने लगी, लेकिन देखा बर्तन खाली पड़े थे और रोटी भी नहीं थी। सब पेट भरकर खाना खा चुके थे और उसके खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहाँ वो सबकी लाडली हुआ करती थी, बहुत लाडों से पली थी, और अब क्या हश्र हो चुका था उसका। भाभी अभी भी लगातार बोलती जा रही थी और वो अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके लेट गई। आंखों से आंसू लगातार निकल रहे थे। माँ बाप की लाडली बेटी और उसका एक बड़ा भाई था, सबकी लाडली थी, मगर फिर एक हादसे ने सबकी जिंदगियां बदल कर रख दी। श्रद्धा का भाई पुलिस विभाग में था। एक बार विरोधी ग्रुप से लड़ाई करते हुए झगड़ा इतना बढ़ गया कि फायरिंग होने लगी और इस तरह उसका भाई अपनी जान गंवा चुका था। भाभी विधवा हो गई, मगर चूंकि एक बच्चा था इसीलिए उसी घर में रहती थी। लेकिन 2 महीने के बाद माँ बाप का भी देहांत हो गया। भाभी ने जिंदगी पहले से भी ज़्यादा उजाड़ कर रख दी। वो हर बार कहती, तुम्हारे भाई की जो पेंशन के पैसे मिलते हैं उनसे तो घर का गुजारा भी नहीं होगा। उससे तो मुश्किल से बच्चे की स्कूल की फीस और बिजली का बिल ही पूरे होते हैं, बाकी का खर्चा कहाँ से पूरा होगा। 19 साल की श्रद्धा अभी पढ़ाई कर रही थी, लेकिन पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और नौकरी के लिए मारी मारी फिरने लगी। लेकिन कहीं भी उसे नौकरी नहीं मिल रही थी, क्योंकि उसकी शैक्षिक योग्यता कम थी। थोड़ी देर सोने के बाद जब वो उठी और मोबाइल उठाया तो उसे एक ऐड दिखा, जिसमें शहर के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में एक वेट्रेस की ज़रूरत थी। और ये देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। वो मुस्कुराने लगी। अंग्रेजी तो उसे बहुत अच्छी आती थी, बोलचाल और रंग रूप भी बेहद खूबसूरत था। इसीलिए अगले ही दिन सुबह जल्दी से उठी, तैयार हुई और घर से बाहर निकल गई। आज उसने सुबह भाभी का चेहरा नहीं देखा था। न जाने क्यों उसे ऐसा लगता था जैसे भाभी रोज़ सुबह उसे बातें सुनाती हैं, तो इसी वजह से उसका दिन खराब होता है। जब वो होटल में इंटरव्यू के लिए ऑफिस पहुंची तो वहाँ लड़कियों की लंबी लाइन लगी हुई थी। तनख्वाह अच्छी खासी थी। एक से बढ़कर एक मॉडर्न लड़की वहाँ पर मौजूद थी। उनके सामने तो श्रद्धा की कोई हैसियत ही नहीं थी। श्रद्धा को अपनी उम्मीद टूटती हुई नजर आई। उसका एक मन किया कि वो यहाँ से उठकर चली जाए, लेकिन फिर मजबूरन बैठ गई। घर जाकर भी क्या करना था, भाभी के ताने ही सुने थे। यहाँ कम से कम कुछ देर सुकून से एसी की ठंडी हवा में बैठ तो सकती थी, और शायद किस्मत उस पर मेहरबान ही हो जाती। वो गुलाबी रंग के शिफॉन के फ्रॉक और चूड़ीदार पजामे में लिपटी हुई थी। दुपट्टा उसने कंधे पर रखा हुआ था। जब उसकी बारी आई और वो अंदर गई तो ये भी चिंता उसे सताने लगी कि कहीं अगर कोई उसके उम्र के मैनेजर या होटल का मालिक हुआ तो वो बोल भी नहीं पाएगी। शुरू से ही उसे लड़कों से थोड़ी झिझक महसूस होती थी, मगर जब अंदर दाखिल हुई तो वहाँ एक अंधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा हुआ था। जैसे ही उसने श्रद्धा को देखा तो देखता ही रह गया। अब तक जितनी भी लड़कियां आई थीं उनमें से किसी में भी वो बात नहीं थी जो उसे इस होटल के लिए एक वेट्रेस के रूप में चाहिए थी, जो केवल यहाँ आने वाले अमीरजादों को सर्व करे और उनके ऑर्डर लें। श्रद्धा को देखकर वो उसे सिर से पैर तक घूरने लगा, फिर अपने सामने बिठाकर थोड़ा साइड ऑफ व्यू लिया और कहने लगा, तुम में वो बात है जो मुझे दिखती है। तुम अंग्रेजी भी अच्छी बोल लेती हो, तुम्हारे बोलने का अंदाज भी साफ है। मैं तुम्हें नौकरी पर रख लेता हूँ, मगर हाँ, तुम्हें यूनिफॉर्म हमारे 5 स्टार होटल के अनुसार ही पहनना होगा। ये कहकर उसने अपनी सेक्रेटरी को इशारा किया और उसने साथ वाले रूम में से एक यूनिफॉर्म लाकर श्रद्धा के सामने रख दी। जो यूनिफॉर्म उसे दिखाया गया था उसे थोड़ा अजीब सा लगा। वो कहने लगी, सर, क्या ये यूनिफॉर्म मैं खुद किसी दर्जी से ऑर्डर पर तैयार करवा सकती हूँ? मिस्टर मेहरा बोले, नहीं, आपको यही पहनना होगा। वो थोड़ा सटपटाई थी, क्योंकि वो थोड़ी सुडौल भरे भरे शरीर की मालिक थी। बचपन से ही वो ऐसी थी। उसका भाई तो उसे मोटी मोटी कहकर चिढ़ाया करता था, मगर वो ऐसी ही अच्छी लगती थी। बल्कि उसका गुदाज भरा भरा शरीर उसे और भी खूबसूरत बनाता था, और अपने भरे भरे शरीर के साथ वो टाइट यूनिफॉर्म पहनते हुए बुरी तरह हिचकिचाई थी। कहने लगी, सर, ये यूनिफॉर्म तो मुझे फिट नहीं आएगा, इसकी शर्ट मुझे थोड़ी टाइट लग रही है। मगर वो कहने लगे, नहीं, आप यही पहनेंगी, क्योंकि ये शर्ट टाइट नहीं है, बल्कि इसकी फिटिंग ही ऐसी बनाई गई है। तुम्हारा साइज देखकर ही तुम्हें ये यूनिफॉर्म दिया गया है। हम जानबूझकर अपने वेट्रेस को फिटिंग की यूनिफॉर्म देते हैं, ताकि वो इस यूनिफॉर्म में खूबसूरत लगे। और ये कोई गलत बात नहीं है, बल्कि ये तो हमारा बिजनेस है।
अगर होटल का माहौल खूबसूरत नहीं दिखेगा तो कोई भी कस्टमर यहाँ पर आना पसंद नहीं करेगा। देखिए, अगर आप इसे पहनेंगी तो ठीक, वरना मुझे लड़कियों की कमी नहीं है। मैं किसी को भी उठाकर इस नौकरी को दे दूंगा, एक से बढ़कर एक लड़की मुझे मिल जाएगी। मिस्टर मेहरा की बात सुनकर श्रद्धा एक अजीब दोराहे पर आकर खड़ी हो गई थी। उसने आज तक इस टाइप के कपड़े नहीं पहने थे। पहले ही मुश्किल से ये नौकरी उसे मिल रही थी। अगर ये नौकरी हाथ से निकल जाती तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती। उसे हर हाल में ये नौकरी चाहिए थी, इसलिए श्रद्धा जल्दी ही मान गई। वेरी गुड मिस श्रद्धा, उम्मीद करता हूँ आप आगे भी हमारी सारी बातें ऐसे ही मानती रहेंगी, और मैं भी आपको पूरी पूरी उम्मीद दिलाता हूँ कि आपको आपकी सैलरी की तरफ से कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि अगर आप काम अच्छा करती हैं तो आपको सैलरी के अलावा भी टिप दी जाएगी। श्रद्धा मुस्कुरा दी। सामने बैठे उस व्यक्ति से क्या कहती, उसकी इतनी हैसियत नहीं थी कि वो उसके साथ बहस करती। चुपचाप होटल से बाहर निकल आई। मिस्टर मेहरा ने कहा था कि वो कल से काम पर आ सकती है। उसके दिल पर पड़ा एक भारी बोझ उतर चुका था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये नौकरी उसकी पूरी ज़िंदगी पर एक सवालिया निशान लगाने वाली थी। उसकी ज़िंदगी को एक ऐसी आग में धकेलने वाली थी जिस आग में उसे पूरी ही ज़िंदगी झुलस झुलस कर रहना था। अगर उसे पता होता, जरा सा भी अंदाज़ा होता कि ये नौकरी उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब करने वाली है, तो वो कभी भी ये नौकरी न करती। घर जाकर जब उसने अपनी भाभी को बताया तो भाभी की खुशी की कोई हद नहीं थी। वो खुशी से चहकते हुए कहने लगी, बस जैसे ही तुम्हें पैसे मिले तो तुम हर महीने मेरे हाथ पर खर्चा रखा करोगी। आखिरकार इस घर की बड़ी मैं हूँ। वो सीधी सादी भोली सी लड़की तुरंत मान गई। हाँ भाभी, चिंता मत कीजिए, छोटू की पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी और घर का खर्चा भी अच्छे से चलेगा। उस दिन उसकी भाभी बहुत खुश थी। उसके मनपसंद खाना बनाया था, शाही पनीर, मटर पुलाव, सलाद और साथ में गरम गरम रोटी। वो आज अपने हाथों से उसकी प्लेट में खाना निकाल रही थी, जबकि श्रद्धा खुश थी। हालांकि वो अच्छे से जानती थी ये सब पैसे का कमाल है, लेकिन फिर भी वो अपनों के प्यार के लिए तरसी हुई लड़की थी। भाभी की जरा सी प्यारी बातों से ही उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे थे। उस रात उसे सुकून की नींद आई थी। 5 स्टार होटल पहुंचने के बाद जब उसने यूनिफॉर्म चेंजिंग रूम में जाकर यूनिफॉर्म पहना तो उसका चेहरा लाल लाल हो गया। वाइट जीन्स और उसके ऊपर वो शर्ट उसे काफ़ी तंग लग रही थी। मजबूरन उसे सामने के 2 बटन खोलने पड़े, क्योंकि लाख कोशिश के बावजूद भी ऊपर के 2 बटन लग नहीं पा रहे थे। फिर जब उसने खुद को आईने में देखा तो एक नज़र अपने वजूद की रौनकें देखकर वो शर्म से लाल हो गई। किसी भी तरह का दुपट्टा करने की अनुमति नहीं थी। उसने बालों का जूड़ा बनाया, चेहरे पर एक प्रोफेशनल मुस्कान रखी, अंग्रेजी में बोलने की प्रैक्टिस की और बाहर चली गई। वहाँ काम करने वाले जितने भी वेटर थे सब उसे घूर घूर कर देख रहे थे और वो नजरें झुकाकर चुपचाप बाहर चली गई। जिस कॉर्नर में उसकी ड्यूटी लगी थी वो सीधे चुपचाप वहीं जाकर, ये शहर का सबसे बड़ा होटल था और यहाँ दूसरे शहर से बड़े बड़े अमीर लोग भी आते थे। अक्सर बिजनेस मीटिंग्स भी यहीं होती थीं। शुरू शुरू में उसे ये नौकरी करते हुए बड़ा अजीब लगा था। मर्दों की नज़रें उसे अपने शरीर के आर पार होती महसूस होती, लेकिन धीरे धीरे उसने हालात से समझौता कर लिया था और इन नज़रों की आदी हो गई। उसने अपने मन में सोच लिया था कि ये तो उसका काम है, तो हर हाल में उसे अपनी ड्यूटी निभानी है। अपने ड्यूटी टाइम के बाद वो फ़ौरन अपने पुराने हुलिये में आ जाती और अपने काम को पूरी ईमानदारी से ही करती थी। मिस्टर मेहरा भी उसके काम से काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। फिर जब वो मुस्कुराकर सबके सामने जाकर मेन्यू कार्ड पेश करती, मुस्कुराकर उनसे ऑर्डर लेती और बाकी वेटर्स के जरिए उन्हें पहुंचाती, तो बड़े बड़े बिजनेसमैन उसके हुस्न को देखकर अपनी आंखें ठंडी करते थे। मजबूरी के तहत ही श्रद्धा को ये सब कुछ सहना पड़ रहा था। ड्यूटी के बाद वो तुरंत अपना यूनिफॉर्म वहीं उतार कर रखती और दूसरे कपड़े पहनकर बाहर घर आ जाती। यहाँ उसके गली मोहल्ले के कोई रिश्तेदार या पड़ोसी आने जाने वाले नहीं थे, लेकिन अगर कोई उसे इस हालत में देख लेता तो पूरे मोहल्ले में ये बात फैल जाती और कोई भी उसे मोहल्ले में टिकने नहीं देता, क्योंकि वो लोगों की सोच से अच्छी तरह परिचित थी। रात को सोने से पहले वो काफ़ी देर तक अपने काम के बारे में ही सोचती रही। कभी उसका मन करता कि ये काम छोड़ दे, लेकिन फिर मजबूरी आड़े हाथों आ जाती। जब से वो काम पर जाने लगी थी उसकी भाभी का रवैया उसके साथ काफ़ी बदल गया था। उसे टाइम पर खाना मिलने लगा था और उसे ताने भी सुनने को नहीं मिलते थे। अगले दिन जब वो फिर काम पर आई तो तुरंत अपनी ड्यूटी संभाल चुकी थी। अभी वो काउंटर पर खड़ी थी कि एक वेट्रेस आकर उससे कहने लगी,
जल्दी से टेबल नंबर 1 प्राइवेट कॉर्नर पर जाओ। वहाँ सर कुछ क्लाइंट्स के साथ मौजूद हैं, उन्हें कॉफ़ी सर्व करनी है। ये सुनकर वो जल्दी से कॉफ़ी लेकर देने गई, मगर सामने का नज़ारा देखकर वो ठिठक गई, क्योंकि सामने ही एक 30 साल का खूबसूरत मगर बेहद रौबदार पर्सनालिटी का नौजवान बैठा था। वो सूट बूट में टांग चढ़ाए बैठा था और उसके सामने 2 अंग्रेज बैठे बात कर रहे थे। ये देखकर वो थोड़ा घबरा गई थी। उसे लगा शायद वो लड़की मिस्टर मेहरा के बारे में बात कर रही है, मगर यहाँ तो वो अधेड़ उम्र का मिस्टर मेहरा मौजूद ही नहीं था। लेकिन अब उसने अपना काम तो करना ही था। उसने एक नज़र फिर उस खूबसूरत हीरो जैसे इंसान पर डाली थी। दिल उसकी तारीफ किए बिना रह न सका, क्योंकि वो था ही तारीफ के काबिल। खूबसूरत खूबसूरत गहरी काली आंखें, घने बाल जो जेल से सजे हुए थे, 3 पीस सूट पहने, पैरों में चमकते जूते, उसका मजबूत सुडौल कसरती बदन और चेहरे पर एक ऐसा रौब कि सामने वाला बात करने से पहले 10 बार सोचे। वो देखने से ही घमंडी नेचर का इंसान लगता था। बंदा है तो दमदार। ये गुरूर, ये घमंड उसकी पर्सनालिटी पर जचता है। उसने अपने मन ही मन में सोचा और कॉफ़ी देने के लिए धीरे से उसकी ओर कदम बढ़ा दिए। और आगे बढ़कर जैसे ही उसने कॉफ़ी पेश करना चाही कि तभी अचानक पीछे से गुजरते एक वेटर के कंधे से टकराने पर कॉफ़ी का कप सीधे सामने सूट बूट पहने उस खूबसूरत मर्द पर जा गिरा। गर्मा गर्म कॉफ़ी उसके सीने को झुलसा गई थी। एक पल के लिए तो न श्रद्धा को समझ आया और ना ही सामने बैठे उस नौजवान को कुछ समझ आया था कि हुआ क्या है। और जब वो थोड़ा थोड़ा होश में आया तो उसने नज़र उठाकर सामने खड़ी उस लड़की को देखा था, जिसका डर के मारे पूरा रंग सफ़ेद पड़ चुका था। लेकिन वो गुस्से से बुरी तरह भड़क उठा। वो तुरंत गुस्से से उठकर खड़ा हुआ और दहाड़ते हुए बोला, अंधी हो क्या? दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? वो गुस्से से चिल्लाया और खड़ा हो गया। श्रद्धा तो ऐसे थी जैसे कटी तो खून ना निकले। दिमाग में खतरे की घंटियां बजने लगीं कि अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा। वो घबराकर तुरंत आगे बढ़ी और टिश्यू उठाकर उसकी शर्ट साफ करने लगी। वो कहने लगी, सॉरी सर, प्लीज़ सॉरी, आई एम रियली सॉरी। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। और ये पहली बार था जब सिद्धार्थ सिंघानिया ने उसे देखा था और फिर देखता ही रह गया। उसके हुस्न ने सिद्धार्थ की आंखों को और भी फैलने पर मजबूर कर दिया था। ऐसा भरपूर हुस्न कि सामने खड़ी लड़की में कोई भी कमी नहीं थी। वो अपने आप में मुकम्मल थी। कहते हैं जब बनाने वाला इंसान को बनाता है तो उसमें कोई ना कोई कमी जरूर रहती है। लेकिन सिद्धार्थ सिंघानिया को सामने खड़ी लड़की में सुई की नोक के बराबर भी कमी नहीं दिख रही थी। खूबसूरत सफ़ेद दूधिया रंग, खूबसूरत चेहरे पर डर और मासूमियत का भाव, उस पर गुलाबी नरम गुलाब की पंखुड़ियों जैसे कांपते होंठ, नरम मुलायम गुलाबी गाल, काले घने बाल जिन्हें जूड़े की शक्ल में बांध रखा था, लेकिन कुछ बाल उसके चेहरे के साथ शरारत कर रहे थे। आंखें ऐसी जादू भरी कि इंसान एक बार गौर से देख ले तो उनमें डूब कर रह जाए। काली घनी पलकों की झालर जो कभी डर की वजह से उठती तो कभी गिर रही थी। ऐसा सुडौल खूबसूरत बल खाता बदन। सिद्धार्थ सिंघानिया कितनी ही देर तक उसके हर नक्श को निहारता रहा। इतनी खूबसूरत लड़की उसके इतने करीब थी। धीरे धीरे उसकी नज़रें उसके खुले हुए बटनों की ओर गईं और वो जैसे वहीं पर दीवाना सा हो गया था। खूबसूरती सिद्धार्थ सिंघानिया की कमजोरी थी और अपनी ऐसी कमजोरी के आगे वो बुरी तरह मात खा जाता था। और यहाँ पर भी वो दिल के हाथों बुरी तरह मात खा चुका था। सिद्धार्थ सिंघानिया को यूं खामोशी से खुद को घूरने पर श्रद्धा बुरी तरह बेचैन हुई थी। सर प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। उसने फिर से सिद्धार्थ सिंघानिया को मनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने श्रद्धा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने क्लाइंट्स की ओर मुड़ा था और फौरन उन क्लाइंट्स को इशारा किया तो वो वहाँ से जा चुके थे। अब सिद्धार्थ का पूरा ध्यान दोबारा से श्रद्धा की ओर था। उसे ऐसे खुद को घूरता देखकर श्रद्धा उससे दूर हुई और कहने लगी, सॉरी सर, प्लीज़ मेरी शिकायत मत लगाइएगा। बड़ी मुश्किल से मुझे ये नौकरी मिली है। मैं वादा करती हूँ आगे से आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, बल्कि आपको मैं कहीं भी नज़र नहीं आऊँगी। प्लीज़ सर, अगर आपको नई शर्ट चाहिए तो मैं अपनी सैलरी से पैसे कटवा कर आपको नई शर्ट दिला दूंगी, मगर ऐसा कुछ मत कहिएगा जिससे मेरी नौकरी चली जाए। श्रद्धा घबराए हुए अंदाज में बोल रही थी और वो उसकी बातों को सुन ही कहाँ रहा था। वो तो उसके नरम होठों को धीरे धीरे हिलता हुआ महसूस कर रहा था। कटावदार नरम गुदास होंठ सिद्धार्थ सिंघानिया को अपनी ओर खींच रहे थे। वो 2 कदम आगे बढ़ा, अपना कोट उतार कर उसने टेबल पर रखा और शर्ट के बटन खोलते हुए आगे बढ़ता उसे दीवार से लगा गया। अपने हाथों से उसके दोनों बाजू पकड़े वो दीवार से बिल्कुल सटा चुका था। दोनों के बीच अब बहुत कम फासला रह गया था।
उस वक्त वहाँ उन दोनों के अलावा कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि ये प्राइवेट पोर्शन था और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ सिंघानिया ही अपने क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करता था। वो कहने लगा, अच्छा तो तुम मुझे नई शर्ट दिलाओगी? उसके इस तरह करीब आने से श्रद्धा का दिल बुरी तरह धड़क उठा। जी जी सर, मैं आपको न्यू शर्ट दिला दूंगी, लेकिन प्लीज़ मेरी शिकायत मैनेजर से मत करना। जानती हो इस शर्ट की कीमत क्या है? सिद्धार्थ की बात पर वो तुरंत बोली थी, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा 500। उसकी बात पर सिद्धार्थ सिंघानिया आंखें फैलाकर उसे देखने लगा और फिर बोला, क्या कहा? 500? वो तुरंत कहने लगी, अच्छा 500 नहीं तो फिर 5000 की होगी। मैं 5000 की भी शर्ट आपको दिलाने को तैयार हूँ। और इस बार सिद्धार्थ सिंघानिया का एक जोरदार कह कहा माहौल में गूंज उठा था। उसने श्रद्धा के बाजू छोड़ दिया और अब जेब से सिगरेट और लाइटर निकाल कर उसे जलाकर अपने होठों में दबा लिया और एक गहरा कश लेकर कहने लगा, नहीं स्वीटहार्ट, 500 नहीं, 5000 भी नहीं, बल्कि 50,000। पूरे 50,000 की है ये शर्ट। बताओ दे पाओगी अभी के अभी? शर्ट की कीमत सुनते ही वो तो घबरा चुकी थी। उसकी तो सैलरी ही 30,000 थी, 50,000 कहाँ से देती? वो हड़बड़ाकर कहने लगी, नहीं सर, इतने तो मेरे पास नहीं हैं। 50,000 में तो हमारे पूरे मोहल्ले के लिए नए कपड़े आ जाएंगे। वो इतनी मासूमियत से बोली थी कि सिद्धार्थ सिंघानिया एक पल के लिए उसकी मासूमियत में खो गया था और फिर जल्दी ही अपना सर झटकता हुआ होश की दुनिया में वापस आया। अच्छा, अगर इतने पैसे नहीं तो कोई बात नहीं, मेरी एक बात मान लो, मैं तुम्हारी गलती माफ़ कर दूंगा। ये कहते हुए वो उसकी सीधी नज़रें श्रद्धा के नरम होठों की तरफ गई थीं। कितनी देर से सिद्धार्थ सिंघानिया का दिल मचल रहा था कि उन होठों की खूबसूरती को अभी के अभी महसूस कर ले। इसीलिए वो धीरे धीरे अपने मुद्दे की बात पर आ रहा था। नज़रें अब भी श्रद्धा की खूबसूरती पर टिकी हुई थी। होठों से नज़र फिसल कर उसकी मुलायम धड़कनों पर टिक गई थी। नीचे के होंठ का कोना दबाते हुए वो फिर श्रद्धा के करीब आया था और कहने लगा, अगर तुम अपने खूबसूरत मुलायम होठों से मेरे होठों को, अभी वो सिर्फ इतना ही बोला था कि श्रद्धा ने उसे धक्का देकर पीछे किया था और गुस्से से कहने लगी, शट अप, जस्ट शट अप। आगे एक शब्द भी कहा तो जबान खींच लूँगी आपकी। क्या समझ रखा है आपने? क्या मैं आपको ऐसी लड़की लग रही हूँ? अमीर होंगे तो अपने घर के होंगे। मैं अभी आपकी कंप्लेंट करती हूँ। आपको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि याद रखिएगा, मैं आपका इस होटल में आना ही बंद करवा दूंगी। वो उसे धमकियाँ दे रही थी और वो सीने पर हाथ बांधे उसकी बातों को चेहरे पर मुस्कान सजाकर सुन रहा था। वो चीखती चिल्लाती वहाँ से निकली और सीधे ऑफिस की ओर गई थी, जहाँ पर मिस्टर मेहरा बैठे हुए थे। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, चिल्लाकर कहने लगी, सर अपने इस कस्टमर को निकालिए यहाँ से। वो मुझसे गलत बात कर रहे हैं। उसे बात करने की तमीज़ नहीं है। मानती हूँ मेरी गलती है और मेरी गलती से उनकी शर्ट ख़राब हुई है, मगर क्या वो इतने गिरे हुए हैं कि मुझे इस तरह की ऑफ़र करें? आप जानते भी हैं उस घटिया इंसान ने मुझे कितनी घटिया बात कही है। अभी वो बोल ही रही थी कि पीछे से आकर सिद्धार्थ सिंघानिया खड़ा हो गया। श्रद्धा की दरवाजे की ओर पीठ थी, इसलिए वो सिद्धार्थ को अंदर आते हुए देख नहीं पाई थी। लेकिन मिस्टर मेहरा ने सिद्धार्थ सिंघानिया को अंदर आते हुए देख लिया था और सिद्धार्थ सिंघानिया को देखकर उसके चेहरे का रंग बदल गया था। वो तुरंत कहने लगा, ए लड़की चुप कर जाओ, सर पीछे खड़े हैं। जानती भी हो वो इस होटल के मालिक हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि तुमने उनके होटल में कोई ड्रामा मचाया है, किसी कस्टमर के साथ लड़ाई झगड़ा किया है, तो वो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी यहाँ से निकाल देंगे। सिद्धार्थ टेक लगाकर दरवाजे में खड़ा उसे ही देख रहा था। जब ये सुनकर उसने पलट कर देखा तो वहाँ सिद्धार्थ खड़ा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर पर आसमान टूट पड़ा हो। वो इस होटल का मालिक था? नहीं, वो तो चक्कर खाकर रह गई थी। सिद्धार्थ ने सिर्फ आंखों से बिलिंग करते हुए मिस्टर मेहरा को एक इशारा किया था, जबकि वो चकराते सर को लेकर खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। और मिस्टर मेहरा जिस होटल के मैनेजर थे और इस होटल का मैनेजमेंट संभालते थे, सिद्धार्थ सिंघानिया का इशारा पाते ही कमरे से बाहर चले गए, जबकि वो डर के मारे खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। और वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ उसी की ओर बढ़ता चला जा रहा था। और फिर वो 2 कदम फिर से पीछे हट गई थी और वो फिर से 2 कदम उसके करीब आया था, यहाँ तक कि वो टेबल से लग गई थी और उसने दोनों हाथ टेबल पर रखकर उसे अपनी पकड़ में ले लिया। उसके गालों को बड़ी ही नरमी से छूते हुए उसके चेहरे पर हल्के से एक फूंक मारी थी। उसके चेहरे पर एक गुरूर भरी मुस्कान थी। वो श्रद्धा से कहने लगा, एक वेट्रेस होकर मुझे इतनी अकड़ दिखा रही हो?
अब तक तो तुम्हें अच्छे से अंदाजा हो गया होगा मेरी हैसियत का। जानती हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन की बेटियां मेरे साथ एक रात बिताने को तड़पती हैं। मेरी संगत के लिए वो अपना सब कुछ कुर्बान कर सकती हैं, क्योंकि सिद्धार्थ सिंघानिया कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि लाखों दिलों पर राज करने वाला एक मिलेनियन बिजनेसमैन है। और तुम एक बेट्रेस होकर इतनी अकड़ दिखा रही हो। खैर, मैं तुम्हारी सारी गलतियों को माफ़ करता हूँ। इतनी खूबसूरत हो तो थोड़ी सी अकड़ तो बनती है। बताओ, कितना लोगी मेरे साथ बिस्तर पर आने का? बहुत खुशकिस्मत लड़की हो तुम, जिसे सिद्धार्थ सिंघानिया खुद ऑफर कर रहा है। अपनी खुशकिस्मती मानो और मेरी इस ऑफर को स्वीकार कर लो। कहते हुए उसने श्रद्धा को बाजू से पकड़कर सीधा किया और श्रद्धा अपनी आंखों में आंसू लिए सामने खड़े उस इंसान को देख रही थी, जिसने उसकी इज्जत का एक ही पल में सौदा कर दिया था। यहाँ तक कि अब वो अपनी जेब से पैसे निकाल कर सामने टेबल पर रख चुका था और फिर चेक बुक भी रख दी कि जितने पैसे चाहो देने को तैयार हूँ। लेकिन उसके मुंह से ये शब्द सुनकर श्रद्धा की आंखें और भी तेजी से आंसू बहाने लगीं और फिर वो रोते हुए कहने लगी, मैं तुम्हारे पैसे और तुम्हारी इस नौकरी पर लानत भेजती हूँ। एक मजबूर बेबस लड़की अगर अपना पेट भरने के लिए घर से बाहर निकलती है तो तुम जैसे भेड़िए ऐसे ही उसे नोचने को तैयार बैठे होते हैं। अगर तुम अपनी सारी जायदाद भी सिर्फ एक रात बिताने के लिए मेरे नाम कर दो तब भी भूल जाओ। तुम्हारी सारी जायदाद, सारी दौलत के बदले मैं मरना पसंद करूंगी, मगर तुम्हारे साथ एक पल बिताना पसंद नहीं करूंगी। घिन आती है मुझे तुम जैसे मर्दों से और तुम्हारी घटिया सोच से। ये कहकर वो वहाँ से बाहर निकल गई और सिद्धार्थ सिंघानिया उस लड़की को जाता देखता रहा। ये पहली बार था कि वो खुद से किसी लड़की के करीब होने के लिए बेकरार हुआ था। यहाँ तक कि उस लड़की को उसकी मनचाही कीमत भी देने को तैयार था और उस लड़की ने उसकी इंसल्ट करते हुए उसके मुंह पर ही इनकार कर दिया था। रोते रोते उसने अपने कपड़े बदले और होटल से बाहर आ गई थी। वो नौकरी छोड़ आई थी। वो लगातार रो रही थी और रोती ही जा रही थी। उसका जी चाहता था कि किसी अपने के गले लगकर फूट फूट कर रो ले। रोते हुए वो घर पहुंची थी। जैसे ही भाभी ने उसे समय से पहले घर देखा तो उसके माथे पर बल पड़ गए और कहने लगी, क्या हुआ, आज इतनी जल्दी क्यों आ गई? जबकि श्रद्धा का दिल शिद्दत से अपनी माँ की गोद में सर रखकर रोने को कर रहा था। मम्मी, वो अपनी माँ को याद करते हुए सिसक उठी थी और कोई नहीं मिला, इसीलिए भाभी के ही गले लग गई। उसे रोता हुआ देखकर वो पूछने लगी, क्या हुआ लड़की, रो क्यों रही हो? ठीक तो है ना सब कुछ? और वो रोते रोते उसे सब कुछ बताने लगी। उस ऑफर का भी बताया जो उसके बॉस ने उसे दिया था। उसे लगा कि उसकी भाभी लाख बुरी सही, मगर उसकी इस बात पर उसका ही साथ देंगी, उसका हौसला बढ़ाएंगी कि बहुत अच्छा किया जो तुम नौकरी छोड़कर चली आई। मगर बजाय उसका साथ देने के उसकी भाभी गुस्से से कहने लगी, पागल हो गई है क्या? दिमाग ठीक है तेरा? इतनी अच्छी ऑफर ठुकरा कर चली आई। अरे ऐसे मौके तो किस्मत वालियों को मिलते हैं, और जब किस्मत तेरे ऊपर मेहरबान हो रही थी तो तूने किस्मत की इस मेहरबानी को लात मार दी। अरे कौन सा किसी को पता चलना था? अगर एक रात उसके साथ बिता लेती तो तुम जानती हो हमारी जिंदगियां संवर जाती। हम करोड़ों में खेलते, गाड़ी बंगला मकान सब कुछ मिल जाता। जबकि अपनी भाभी के ये शब्द सुनकर उसे एक झटका लगा था। उसकी भाभी पैसे के लिए इतना गिर सकती है उसने कभी सोचा भी नहीं था। एक झटके से वो उससे अलग हो गई और कहने लगी, ये कैसी बातें कर रही हो आप? मैं अपने स्वर्गीय पिता और अपने भाई की इज्जत हूँ। मैं मर जाऊंगी मगर अपनी इज्जत खराब नहीं करूंगी। मुझे आपसे बिल्कुल भी इस सब की उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे साथ ऐसी बातें करेंगी, कि मेरी इज्जत दांव पर लगाएंगी। वो रोती हुई अपने कमरे में चली गई। न जाने कितनी देर तक रोती रही और रोते रोते खुद ही उसकी आंख लग गई थी। उसकी भाभी भी उसे उठाने नहीं आई थी, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुकी थी। उनकी नज़र में उसने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की थी, जो घर आई माया को ठुकरा दिया था। होटल में खड़ा सिद्धार्थ बड़ी ही गहराई से मुस्कुराता जा रहा था। ये सच था कि उसे खूबसूरती अट्रैक्ट करती थी। खूबसूरत लड़कियां उसे लुभाती थीं और वो अपनी ज़िंदगी में खूबसूरत लड़की को ही शामिल करना चाहता था। उसे अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ हर तरह से परफेक्ट चाहिए थी और लाइफ पार्टनर भी परफेक्ट ही चाहिए था, फिर चाहे वो ज़ाहिरी खूबसूरती हो या फिर अंदर की खूबसूरती। ज़ाहिरी खूबसूरती की लड़कियां उसकी ज़िंदगी में बहुत आई थीं, जिन्होंने खुद से उसकी तरफ कदम बढ़ाए थे, लेकिन उसे सिर्फ तन की खूबसूरती नहीं चाहिए थी, उसे मन की खूबसूरती भी चाहिए थी। एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो सिर्फ और सिर्फ उसकी हो, जिसके जज्बात बिल्कुल अनछुए हों, और उस लड़की की ज़िंदगी में आने वाला वो पहला मर्द हो। लेकिन आज तक उसे ऐसी कोई भी लड़की नहीं मिली थी।
जब उसने पहली बार श्रद्धा को देखा तो उसे देखकर वो अपनी पलकें झपकाना भूल गया था। वो उस टाइट यूनिफॉर्म में खुद को अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और जिस तरह उसने उसकी ऑफर ठुकराई थी वो एक ही पल में सिद्धार्थ के दिल के किसी कोने में जाकर फिट हो गई थी। उसे ऐसी ही लड़की चाहिए थी जिसकी उसे तलाश थी। श्रद्धा वही लड़की थी। वो बस ये देखना चाहता था कि क्या ये लड़की बाकी लड़कियों जैसी है या फिर सचमुच एक अच्छा रिश्ता निभाने के लायक है। इससे पहले भी कई खूबसूरत लड़कियां उसकी आंखों के सामने से गुजरी थीं। उसने उनके साथ भी यूं ही फ्री होकर बात की थी। उन्हें उन्हें अपने साथ समय गुजारने के लिए पैसों की ऑफ़र की थी और वे लालची लड़कियां केवल कुछ लाखों के लिए उसके बिस्तर पर आने को तैयार हो जाती। मगर वो लड़कियां जैसे ही राल टपकाती हुई उसकी ऑफ़र को स्वीकार करती, उसके तन बदन में एक आग सी लग जाती थी। उसे ऐसी लड़कियों से घिन महसूस होती थी और गुस्से में आकर वो उन्हें धुतकार दिया करता था। एक तरह से वो श्रद्धा को आजमा रहा था, मगर वो लड़की गरीब जरूर थी लेकिन इज्जत का सौदा करने वाली नहीं थी। श्रद्धा का ख्याल आते ही उसके लबों पर एक खूबसूरत सी मुस्कान आई थी। तैयार हो जाओ श्रद्धा, सिद्धार्थ सिंघानिया की जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए शामिल होने के लिए। पहली बार सिद्धार्थ सिंघानिया का दिल एक नए अंदाज में धड़कने लगा था। लबों से मुस्कान हटने का नाम नहीं ले रही थी। आज उसे सब कुछ अच्छा लग रहा था, जैसे आज उसे सब कुछ मिल गया हो। उसे उसकी मंजिल मिल गई थी जिसकी उसे न जाने कब से तलाश थी। उसने तुरंत उसकी सारी जानकारी निकलवाई थी। अगले 2 दिनों के अंदर वो श्रद्धा के बारे में सब कुछ जानकर उसके घर भी पहुंच चुका था। सुबह का वक्त था। वो दुपट्टा कंधे से कमर तक बांधे आंगन में पूरी मगन होकर झाड़ू लगा रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई थी। हाथ में झाड़ू पकड़े ही वो दरवाजे के पास गई। जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने लाइन में 10 कर्मचारी फल और शुभकामनाओं से भरी टोकरी लेकर अंदर आने लगे और उसके बाद सिद्धार्थ सिंघानिया भी अंदर आया। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए सिद्धार्थ को देखकर वो एक पल के लिए घबराई थी और जैसे ही नज़र खुद के हुलिये पर पड़ी तो बुरी तरह शर्मिंदा भी हुई थी। लेकिन अगले ही पल शर्मिंदगी कहीं हवा हो गई। उसे उस इंसान पर फिर से गुस्सा आया था क्योंकि वो जिस तैयारी से आया था, श्रद्धा का दिल गुस्से से भर गया था। हो न हो वो फिर से अपनी उसी घटिया बात को मनवाने आया है। तुरंत झाड़ू एक तरफ फेंकी, दुपट्टा खोल कर गले में डाला और गुस्से से कहने लगी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जबकि वो बड़े ही आराम और सुकून से कहने लगा, तुम्हारे साथ सगाई करने आया हूँ। अंगूठी तुम्हें अपने हाथों से पहनाऊंगा। आखिर को तुमने इस दिल का चैन जो चुरा लिया है, अब इसको सुकून तो तभी आएगा जब ये तुम्हें अपने नाम कर लेगा। ये सुनकर वो गुस्से से आग बबूला हो गई। तुरंत फल की टोकरी उठाकर फेंकने लगी। चले जाओ यहाँ से, ये मेरा घर है, तुम्हारा होटल नहीं जो तुम मुझ पर अपनी मनमानी चलाओगे। मैं कभी भी तुम्हारे जैसे व्यक्ति से शादी नहीं करूँगी। तुम्हारे जैसे लोगों पर क्या भरोसा, क्योंकि मैं तुम्हारे इरादों को अच्छी तरह जानती हूँ। ऐसे न सही तो वैसे सही, तुम मुझे अपनाने के लिए अब नया रास्ता अपना रहे हो। शादी का ढोंग रचाकर मुझे हासिल करना चाहते हो। शादी करके एक रात बिताकर फिर मुझे छोड़ दोगे। उसे श्रद्धा की बात बुरी नहीं लगी थी क्योंकि उसे पता था कि उसका इंप्रेशन श्रद्धा पर खराब पड़ा है और वो इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। वो हल्के से मुस्कुराते हुए कहने लगा, एक बार आजमा कर देख लो, मरते दम तक खुद से 2 नहीं करूँगा। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोल रहा था और एक पल के लिए श्रद्धा का दिल पूरी तरह से धड़क उठा। आंखें खुद ब खुद झुक गईं। पता नहीं क्यों उसके दिल ने गवाही दी कि सिद्धार्थ झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन वो कैसे मान लेती? उसने खुद अपनी आंखों से उसका वो रूप देखा था। अगले ही पल खुद को संभालती हुई कहने लगी, हमारे लिए शादी गुड़िया गुड्डों का खेल नहीं होती जिसे बार बार आजमाते रहें। उसकी भाभी भी वहाँ पर आ चुकी थी। उसने तुरंत अपनी आंखों से चश्मा हटाया और सीधा उसकी भाभी की ओर मुड़ा, जो सिद्धार्थ की पर्सनालिटी से पहले ही बुरी तरह प्रभावित हो चुकी थी। वो 2 कदम भाभी की ओर बढ़ते हुए उनसे कहने लगा, ये लड़की तो पागल है, जिसे मेरी आंखों की सच्चाई भी नज़र नहीं आ रही। खैर, मुझे तो आप समझदार लगती हैं भाभी जी। अब बताइए, इतना अमीर और इतना संस्कारी लड़का खुद इसके दरवाजे पर चलकर उससे शादी करने आया है। बताइए, अगर उसकी जगह आप होती तो शादी के लिए मानती या नहीं? वो शरारती अंदाज में भाभी को मनाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे पता था श्रद्धा कभी भी इतनी आसानी से शादी के लिए नहीं मानेगी। और जहाँ तक उसने श्रद्धा की जानकारी निकलवाई थी, उसे पता चला था कि श्रद्धा का इस दुनिया में उसकी भाभी के अलावा कोई नहीं है और उसकी भाभी उस पर अपना पूरा कंट्रोल रखती हैं। वो तुरंत मुस्कुराकर कहने लगी, अरे
मैं तो अपने पति से तलाक लेकर तुम्हारे जैसे लड़के से शादी कर लेती। क्या गजब की पर्सनालिटी है, ये तो है ही पागल। वो कहने लगा, भाभी जी बस, मैं चाहता हूँ कि श्रद्धा से मेरी शादी हो जाए और बदले में मैं आपको और आपके बच्चे करण का सारा खर्चा उठाऊंगा, उसे अच्छी जगह नौकरी भी लगवा दूंगा और चिंता मत कीजिए, हर महीने राशन आपके घर पहुंचता रहेगा। वो किसी को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था और भाभी तो खुशी के मारे झूम उठी थी। वो जो ये सोचकर श्रद्धा को कोस रही थी कि वो इतना अच्छा मौका गवा आई है, अब तो जैसे उनका पूरा जैकपॉट ही हाथ लग गया था। भाभी, उसकी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, एक नंबर का गया गुजरा इंसान है, मैं इसकी नीयत को अच्छे से जानती हूँ। वो बोलते हुए उन दोनों के बीच आई थी, जबकि सिद्धार्थ सिंघानिया ने अचानक ही उसकी उंगली में अंगूठी पहना दी और उसकी चलती जबान 1 मिनट में बंद हुई थी। ये क्या बदतमीजी है, मंगनी और शादी ऐसे नहीं होती। जबकि वो हल्के से उसका हाथ दबाते हुए उसे प्यार भरी नज़रों से निहारते हुए चला गया था। जाने से पहले ये कहना नहीं भूला था कि अगले 2 दिन में वो उसके साथ शादी करने वाला है। वो अपनी उंगली से पहनी अंगूठी उतारने की कोशिश कर रही थी, मगर वो इतनी जकड़ी हुई थी कि उतरने का नाम नहीं ले रही थी। उसने आंसू भरी निगाहों से भाभी को देखा था, जबकि भाभी तो खुशी के मारे दीवानी हो गई थी और श्रद्धा को अपने सीने से लगा लिया। वो कमरे में आकर काफ़ी देर तक रोती रही थी। घटिया इंसान, बदतमीज, उसके बाप का राज है क्या जो यूं ही किसी के भी घर आ जाएगा और ज़बरदस्ती उंगली में अंगूठी डालकर उससे अपने नाम कर लेगा। गुस्से से भरी निगाह अपनी उंगली में चमकती उस हीरे की अंगूठी को देखा था। ठीक 2 दिन बाद अपने वादे के अनुसार सिद्धार्थ शादी करने के लिए पहुंच चुका था। वो इनकार करती रही, मगर सिद्धार्थ उससे शादी कर चुका था। आखिरी मौके पर उसकी भाभी ने भी उसके सामने हाथ जोड़ दिए थे कि मेरा न सही, अपने मरे हुए भाई के बेटे के लिए सब कुछ कर दो। मुझे तुम कुछ नहीं समझती, लेकिन अपने भतीजे को तो सफल देखना चाहती हो ना। यूं दर दर की ठोकरें खाकर भला कैसे अपने भतीजे को डॉक्टर बना पाओगी। वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने पर तुली हुई थी। वो उसे बिना किसी शोर शराबे की शादी के लिए आराम से मना चुकी थी। सिद्धार्थ जब वापस आया तो वो चुपचाप दुल्हन बनकर बैठी थी। शादी की सारी रस्में पूरी हुई थीं और वो उसे विदा करके अपने घर ले आया था। श्रद्धा के दिल में बस गुस्से और नफरत के अलावा और कुछ नहीं था। उसके दिल में सिद्धार्थ के लिए ये तस्वीर बन चुकी थी कि वो बस हवस परस्त है और लड़कियों के साथ वक्त बिताने वाला लड़का है। पता नहीं कितनी लड़कियों से उसके रिश्ते होंगे और बस कुछ दिन उनके साथ वक्त बिताकर वो उन्हें छोड़ देता होगा। जब मेरे जज्बात मैंने अपने होने वाले हम सफ़र के लिए बचाकर रखे थे, तो फिर आज तक मैंने कभी किसी लड़के को अपनी तरफ कदम नहीं बढ़ाने दिए थे, तो फिर मैं कैसे कैसे इंसान को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लूं, जो पहले से न जाने कितनी लड़कियों को अपनी बाहों में सुला चुका है। यही सोचकर उसे सिद्धार्थ सिंघानिया से नफरत और घिन महसूस हो रही थी। सिद्धार्थ के घर में उसके सिवा कोई नहीं था। उसके माँ बाप का निधन बहुत पहले हो चुका था और भाई बहन भी कोई नहीं थे। वो दुल्हन बनी उसके कमरे में बैठी थी कि सिद्धार्थ कमरे में आया। श्रद्धा की जगह अगर कोई और लड़की होती तो इतने खूबसूरत घर और इतने अमीर पति को देखकर सारी पुरानी बातों को भुला देती और अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा लेती। लेकिन वो तो श्रद्धा थी और श्रद्धा इतनी आसानी से उसके सामने झुकने वाली नहीं थी। जैसे ही वो कमरे में आया और उसके बिस्तर के पास बैठा, वो तुरंत दूर हटकर कहने लगी, प्लीज़ मुझे छूने की कोशिश मत करना। और वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, क्यों? अब तो शादी हो गई है और शादी करके पत्नी बनाकर इस कमरे में लाया हूँ। तुम मेरे लिए जायज़ हो। अब मैं तुम्हारे साथ जो चाहूँ कर सकता हूँ और करूँगा। यार, अब इतना भी साधु संत नहीं हूँ, मोहब्बत करता हूँ तुमसे और इसीलिए तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर लाया हूँ। और ये तो मुमकिन ही नहीं कि शादी की पहली रात मैं अपनी नई नवेली दुल्हन को बिना छुए ही इस खूबसूरत रात को बर्बाद कर दूँ। मैं अपनी मोहब्बतें तुम पर लुटाना चाहता हूँ, तुम्हारे इस खूबसूरत बदन पर अपने प्यार की मोहर लगाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कल सुबह जब तुम उठो तो तुम्हारे पूरे अस्तित्व पर मेरी मोहब्बत, मेरी तीव्रताओं के निशान मौजूद हों और तुम्हें ये रात हमेशा याद रहे। मैं हमारी रात बहुत यादगार बनाना चाहता हूँ। जबकि उसकी आंखों में मचलते जज्बात देखकर श्रद्धा बुरी तरह डर चुकी थी। अगले ही पल वो उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा चुका था। फिर जैसे ही वो उसे छूने के लिए अपने होंठ उसके करीब लाया, अगले ही पल उसने साइड टेबल पर रखे हुए गमले को उठाकर उसके सिर पर दे मारा। उसके माथे से खून की एक लकीर निकल आई थी। वो गमला उठाकर दूसरी तरफ हट गई और कहने लगी, खबरदार जो मेरे करीब आने की कोशिश भी की तो मैं बार बार बता रही हूँ, मुझे नफरत है तुमसे सिद्धार्थ सिंघानिया।
तुम सिर्फ मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो। मैं जानती हूँ जिस दिन तुम मेरे करीब आ जाओगे, मुझे हासिल कर लोगे, तो तुम मुझे तलाक दे दोगे और मुझे दर दर भटकने पर मजबूर कर दोगे। मुझे इस्तेमाल करने के बाद तो तुम मुझे इस काबिल भी नहीं रहने दोगे कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकूं। कम से कम तुमसे दूर रहकर मुझे ये तो सुकून रहेगा कि मैंने खुद को तुम जैसे घटिया इंसान से गंदा नहीं किया। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें अपने करीब नहीं आने दूंगी। माथे से निकलते खून को देखकर और ख़ुद को बार बार घटिया सुनकर वो गुस्से से आग बबूला हो चुका था। वो तुरंत आगे बढ़ा और कहने लगा, माई डियर वाइफ, जो तुमने हरकत की है ना, इसके लिए मैं तुम्हें सख्त सज़ा दे सकता था, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मोहब्बत कर बैठा हूँ तुमसे। लेकिन तुम्हें यह बात समझ नहीं आ रही। जो भी हो। ये बोलने के साथ ही उसने आगे बढ़कर उसे खींचकर अपने सीने से लगाया और उसके चेहरे को एक हाथ से ऊपर उठाते हुए कहने लगा, तुम तो बिल्कुल किसी फिल्म की हीरोइन जैसे हिटलर हो। तुम्हारे साथ तो ज़िंदगी जीने का बड़ा मज़ा आएगा। मैं तो ऐसी ही बीवी चाहता था और तुम बिल्कुल वैसी ही निकली। सुहागरात तो तुम्हारे साथ मैं मना कर ही रहूँगा। ये कहकर उसने श्रद्धा को बेड पर गिराया था और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा, क्योंकि माथे से बहता हुआ खून उसकी सफ़ेद शर्ट को लाल कर गया था। एक पल के लिए तो श्रद्धा भी डर गई थी उसका खून बहता हुआ देखकर। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसने गमला फेंका जो अब तक श्रद्धा के हाथों में ही था, लेकिन इस बार वो पीछे हट चुका था। गमला नीचे गिर गया और टूट गया और वो उसे अपनी बाहों में ले चुका था। वो चाहता तो नहीं था कि उसके साथ ज़बरदस्ती करे, लेकिन जो हरकत उसने की थी वो उसे सज़ा देना चाहता था। उसका खून निकला था तो वो खून श्रद्धा का भी निकालना चाहता था, लेकिन अपने तरीके से। अगले ही पल उसने दोनों हाथों से श्रद्धा के दोनों हाथ पकड़े और फिर अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए और फिर पूरी तरह बेकाबू होकर उसके होंठों पर अपनी तीव्रताएं लुटाने लगा, यहाँ तक कि उसके होंठों से खून आ गया। उसका सांस रुकने लगा। एक झटके से उसने पूरी ताकत से उसे खुद से अलग किया। होंठ एक तरफ से कट चुका था और श्रद्धा फूट फूट कर रोने लगी। तो सिद्धार्थ हंसते हुए कहने लगा, क्यों, इससे ज़्यादा दर्द तो मुझे हुआ था, हिटलर कहीं की। अब पता चला दर्द क्या होता है। आज के लिए शायद ये डोज काफ़ी है। श्रद्धा की आंखों में आंसू देखकर वो उस पर रहम खा गया था और वो खुद कमरे से बाहर निकलता चला गया, क्योंकि फ़िलहाल उसे अभी अपने जख्म की भी मरहम पट्टी करनी थी, जो शादी की पहली रात उसकी नई नवेली दुल्हन ने उसे तोहफे के रूप में दिया था। वो फिर उस कमरे में नहीं आया था। सारी रात हाथ में गमला पकड़कर श्रद्धा रोती रही। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो पूरा कमरा खाली था, सब कुछ सामान ही था, लेकिन अब उसके दिल में नए शक शुरू हो गए थे कि कहीं उसने उसकी भाभी या फिर भतीजे को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, या फिर अगर उसने उसे छोड़ दिया तो। ये शक उसकी सांस लेना भी मुश्किल कर रहे थे। 2 दिन तक सिद्धार्थ ना तो उससे बोला और ना ही उसके कमरे में आया था। बस जब भी दोनों का आमना सामना होता तो दूर से ही देखता था। उस शाम जब वो घर आया तो सीधा अपने कमरे में गया था। अभी अभी श्रद्धा अपने बालों को कंघी कर रही थी। वो नहाकर निकली थी। गीले बालों ने उसकी फ़िरौक को पीछे से गीला कर दिया था। उसकी नज़रें एक बार फिर उस पर टेकीं, लेकिन वो नज़रें हटा गया। उसे खुद को नज़रअंदाज करते देख वो अजीब सा महसूस करने लगी। शायद वजह ये थी कि वो देखना चाहती थी ये इंसान उससे कितनी मोहब्बत करता है, वो उसकी मोहब्बत और अपने अहंकार में कितना आगे जाएगा। उसने श्रद्धा पर दोबारा नज़र नहीं डाली थी और फिर चुपचाप करवट लेकर सो गया। श्रद्धा को बुरा महसूस हुआ। पता नहीं क्यों उसका मन कर रहा था कि सिद्धार्थ उससे बोले, उस पर अपना हक जमाए। दोनों के बीच एक सर्द जंग जारी थी। सिद्धार्थ उसे अब कुछ नहीं कहता था, चुपचाप उसकी ज़रूरत का सामान लाकर उसे दे देता और घर से बाहर चला जाता। डर के मारे ही सही, वो उसके अब सारे काम खुद करने लगी थी। वो उसके लिए खाना बनाती, धीरे धीरे उसके लाए हुए कपड़े पहनकर खुद को सजाने संवारने भी लगी थी। सिद्धार्थ सब कुछ महसूस कर रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। जब श्रद्धा को ये सब और बर्दाश्त न हुआ तो एक दिन वो उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। वो कहने लगा, हटो सामने से, मुझे टीवी देखने दो। और वो कहने लगी, नहीं हटूंगी। क्या मुझे ये सब दिखाने के लिए लाए थे? वो कहने लगा, क्या समस्या है तुम्हें? इतना बड़ा घर है, नौकर हैं, खाने पीने को सब कुछ मिलता है, और क्या चाहिए तुम्हें? वो कहने लगी, मुझे इस घर में आप इसलिए लाए थे क्या? बीवी बनाकर लाया था तुम्हें, और बीवियों के क्या हक होते हैं, उन्हें कैसे रखा जाता है, मैं वो सब कुछ करना चाहता था। अब जबकि मैंने तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया है तो इतनी बेचैन क्यों हो? मैं तो बिना कहे ही तुम्हारे जज्बातों को अपनी मोहब्बत से सुकून देना चाहता था,
लेकिन नहीं, जब तुमने ही वो सब कुछ नहीं करने दिया, एक डेकोरेशन पीस की तरह अपने कमरे के कोने में पड़े रहना है तो रहो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मरते दम तक तुम्हें मेरे नाम के साथ जुड़कर रहना होगा। मैं तुम्हें कभी भी खुद से अलग नहीं करूँगा, समझी तुम? नरमी से बात करते करते वो उसे धमकी देना नहीं भूला था, जबकि श्रद्धा की आंखों में आंसू आ गए। उसे वो सिसकते हुए कहने लगी, आपने मुझसे इतनी गंदी बात की थी, मेरे सामने पैसे भी रखे थे। क्या मैं आपको इतनी गिरी हुई लड़की लगती थी कि आप मुझसे ऐसी बातें कर रहे थे? एक औरत की इज्जत, उसका मान सम्मान उसकी नज़र में कोई अहमियत नहीं रखता। ये कहते हुए उसकी आंखों के आंसू गालों पर आ गए, जबकि सिद्धार्थ अब और खुद को कठोर नहीं रख सकता था। वो धीरे से उठा, उसके करीब आया और अपने हाथों से उसके आंसू पोंछ दिए। बहुत ही प्यार से उसके चेहरे को निहारते हुए कहने लगा, गलत सोचना बंद कर दो श्रद्धा। सुना तुमने? तुमसे पहले मेरी ज़िंदगी में कई लड़कियां आई थीं जो सिर्फ पैसों के लिए मुझसे रिश्ता बनाना चाहती थीं, लेकिन मैंने उन्हें अपने करीब नहीं आने दिया। ये बात मुझे मेरी माँ ने सिखाई थी कि कभी भी उस औरत को अपने घर की इज्जत मत बनाना जो कुछ कागज़ के टुकड़ों के बदले किसी भी आदमी के बिस्तर तक जाने को तैयार हो जाए। और सच में ऐसा ही था। तुम्हारे पहले जितनी लड़कियां आईं सब पैसे की भूखी थीं, लेकिन जब वही बात मैंने तुमसे कही, क्योंकि तुम मुझे दिल से अच्छी लगी थी, मैं तुम्हारे हुस्न को अपने इस घर में सिर्फ अपने तक सीमित रखना चाहता था, और देखा तुमने मुझे इनकार किया था, और तुम उसी पल मेरे दिल में अपने लिए ख़ास जगह बना चुकी थी। और फिर मैं तुम्हें अपने घर की इज्जत बनाकर इस घर में ले आया। जिस अंदाज में वो बोल रहा था, वो कुछ कुछ समझ रही थी और ख़ुद को खुशकिस्मत भी महसूस करने लगी थी। शायद वो तरीका सिद्धार्थ के लिए ठीक था, लेकिन श्रद्धा की नज़र में वो उसे अंदर तक हिला चुका था। कुछ देर तो शिकवे गिले होते रहे और फिर उसने उसका हाथ पकड़कर बाहर घुमाने के लिए ले आया। दिल की रंजिशें शायद इसी तरह ख़त्म होनी थीं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। वो मुस्कुराकर अक्सर उसे देखता और देखता ही रहता, लेकिन उसने उसकी ज़बरदस्ती करीब जाने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि श्रद्धा ने अभी फ़िलहाल उसे मना कर रखा था। और फिर धीरे धीरे श्रद्धा को भी यह एहसास होने लगा था कि और अपने पति को खुद से दूर रखना ठीक नहीं था। इसलिए उस शाम उसने खूबसूरत काले रंग की जालीदार साड़ी पहनी थी और कमरे को इस तरह सजाया जैसे आज उनकी शादी की पहली रात हो। जैसे ही मीटिंग अटेंड करने के बाद सिद्धार्थ घर आया, कमरे की बदली हुई हालत देखकर उसके तो होश उड़ गए थे। सामने बेहद बेबाक साड़ी में सजी अपनी प्यारी सी बीबी को देखकर वो आंखें झपकाना भूल गया था। सिद्धार्थ को तो पहले ही इस रात का इंतजार था और वो उस लड़की के वजूद पर अपनी चाहतें लुटाना भी चाहता था। और आखिरकार वो रात आ ही चुकी थी। वो मुस्कुरा कर उसके करीब गई, अपनी नरम बाहें सिद्धार्थ के गले में डाल दी और थोड़ा सा ऊपर उठते हुए अपने नरम होठों से सिद्धार्थ के होठों को छू लिया। उसकी छुअन पर सिद्धार्थ के बदन में एक स्पार्क हुआ था। दिल खुशी से धड़कने लगा था। आज उसकी मोहब्बत खुद चलकर उसकी बाहों में आई थी। वो कैसे उसे छोड़ देता। उसने कसकर श्रद्धा को अपनी बाहों में समेट लिया। उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो उसके माथे पर अपने होंठ रखकर सिद्धार्थ ने इस मोहब्बत को स्वीकार किया और फिर वो अपनी मोहब्बतें उस पर लुटाने लगा। उसके लबों की नरमी पूरी शिद्दत से चुराने लगा। बड़े प्यार से अपनी बाहों में उठाकर वो उसे बेड पर लेकर आया था। गले से टाई निकालते हुए उसने अपनी शर्ट के बटन खोले थे, जबकि श्रद्धा का पूरा चेहरा शर्म से लाल गुलाबी हो चुका था। और जब सिद्धार्थ ने उसे बाहों में लेकर उसके ब्लाउज की जिप को नीचे किया तो उसके होठों से अचानक उसका नाम निकला था, सिद्धार्थ प्लीज़। और सिद्धार्थ ने चौंक कर श्रद्धा को देखा था। क्या हुआ श्रद्धा? इस मोड़ पर लाकर अब मुझसे दूर जाने की बात मत कहना, क्योंकि अब तुमसे दूर जाने की हालत में नहीं हूँ। तरस खाओ यार अपने पति की हालत पर, जो पिछले 4 महीने से अपनी महबूब पत्नी की संगत के लिए तरस रहा है। और अब जब किस्मत मेरे ऊपर मेहरबान हुई है तो तुम मुझसे दूर जाने की बात कर रही हो। उसने झटके से श्रद्धा का ब्लाउज अलग कर दिया था। उसकी नरम सफ़ेद दूधिया धड़कनों को अपने होठों से छूने लगा था, जबकि श्रद्धा मदहोशी भरे लहजे में बोली थी, मैं कब तुमसे दूर जाना चाहती हूँ सिद्धार्थ। मैं तो ये कह रही थी कि प्लीज़ लाइट बंद कर दो, मुझे शर्म आती है। और सिद्धार्थ ने रिमोट उठाते हुए सारी लाइट्स डिम कर दी थी और हल्की हल्की रोशनी में उसके वजूद में बड़े ही प्यार से उतरने लगा था, क्योंकि वो अपनी नाजुक सी श्रद्धा को कोई भी तकलीफ़ देना नहीं चाहता था। पूरा कमरा दोनों की मोहब्बत भरी आवाज़ों से गूंज रहा था। उस रात वो दोनों अपना आप एक दूसरे के नाम हमेशा हमेशा के लिए कर चुके थे। सिद्धार्थ की नरम गरम मोहब्बतें पाकर श्रद्धा का अंग अंग महकने लगा था।
सिद्धार्थ सो चुका था और वो बस उसका चेहरा निहार रही थी। उसने गलती कर दी थी सिद्धार्थ को पहचानने में, बल्कि वो तो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान था जिसकी मोहब्बतें सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी के लिए थीं। श्रद्धा ने सुकून से अपना सर सिद्धार्थ के कंधे पर रख दिया था और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई रोमांटिक कहानी में।